मार्केट महारथी के सेगमेंट में, लेकिन इस समय महारथी तो एफआईज हैं। ऐसे एफआईज जिन्होंने आके एचडीएफसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को जगा दिया। ऐसे एफआईज जिन्होंने 47,000 की बैंक निफ्टी 53,000 पहुंचा दी एक ही महीने में, 6,000 पॉइंट। एक ऐसे एफआईज जिन्होंने आके मार्केट के अंदर तोड़फोड़ मचा दी। इसलिए एफआईज को इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए एफआईज के नंबर्स के डाटा को इम्पोर्टेंस ज़रूर देनी चाहिए। लेकिन इसके पीछे इन एफआईज को ऐसा क्यों करना पड़ा? जब वो एग्जिट पोल से पहले सारा माल इंडिया में बेच चुके थे, ऐसा क्या हो गया चुनाव के बाद कि उनको इंडिया में बहुत बुरी तरीके से वापस आना पड़ा? ऐसा क्या हो गया इस मार्केट के अंदर कि उनको 4 जून के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं था जब एफआईज ने सेलिंग की हो या उनकी लॉन्ग पोजीशंस घटी हो। अब बढ़कर करीब वो 70% के आसपास पहुंच चुके हैं। ऐसा क्या हो रहा है मार्केट के अंदर जो आम लोगों को बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा, बट एफआईज बहुत अच्छे से देख रहा है? इन सब पे चर्चा करने के लिए एफआईज के मित्र, एफआईज के दुश्मन, एफआईज के दोस्त, एफआईज के पैरेलल, एफआईज के पीयर, जैसा भी आप समझें, जैसे भी कैलकुलेशन डालें, वो है डीआईस, और डीआईस में होता है म्यूचुअल फंड्स। और फंड्स में सबसे बढ़िया नाम है सुंदरम म्यूचुअल फंड्स का, और उसमें भी और अच्छा सा नाम है सुनील सुब्रमण्यम का। सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर, अब मैंने रेयर देखे ऐसे इंसिडेंट्स जब इस तरह के मार्केट को हमने देखा हो कि आप 9% का रिटर्न एक महीने में दे देते हैं, वो भी इंडेक्स जो कि एफडी आपको एक साल में देता है। तो कई बार मतलब बैंक वालों से पूछेंगे कि भाई बैंक में पैसे जैसे जमा कराऊं, बैंक वाले बोलेंगे बैंक निफ्टी में जमा कराओ। तो आप इसी से सोच लीजिए कि कैसे रिटर्न मार्केट्स ने दिए हैं कि एक साल का रिटर्न बैंक निफ्टी से एक महीने में मिल गया। सर जरा बताइए, मार्केट में आपको मनी डिप्लॉयमेंट की दिक्कत आ रही है? पैसा आपके पास आ रहा है 20,000 करोड़ रुपया पर मंथ का एसआईपी का, तो पैसा डिप्लॉयमेंट की दिक्कत आ रही है या फिर सब कुछ ठीक है, सब कुछ चंगा सी? ठीक है, डिप्लॉयमेंट में कोई प्रश्न नहीं है। कि ये है कि हमारी सोच तो ऑलवेज एक मीडियम टर्म 3 से 5 साल के आउटलुक में रहती है। तो हमारा ख्याल होता है कि क्या अर्निंग्स की ग्रोथ मजबूत है, तो उसके ऊपर हम जो भी शेयर, अभी आपने कहा कि एफआईएस ने इस महीने खरीदा, मगर अप्रैल और मई में कुल मिलाकर 50,000 करोड़ उन्होंने बेचा। इस महीने उन्होंने जो भी 17,000 करोड़ की खरीदारी की है, फिर भी क्वार्टर टू डेट में नेट 33,000 नेगेटिव है एफआईआई। तो एफआईएस ने जो भी स्टॉक बेचा वो तो हम खरीद तो रहे हैं, तो हमारे लिए तो खरीदने का मौका तो आता ही रहता है। अब इस महीने में एफआईएस ने भी वापसी कर ली है, तो शायद अभी जो गैप था कि मिड कैप और स्मॉल कैप की वैल्यूएशंस रिलेटेड टू लार्ज कैप बहुत बढ़ गई थी, अब एफआईएस की खरीदारी के कारण वो गैप नैरो हो रहा है। मगर फिर भी क्वालिटी कभी आउट ऑफ फेवर नहीं होता है। क्वालिटी ऑलवेज आप बैक कर सकते हैं। क्वालिटी माने क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ, कंसिस्टेंसी ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ। अब यहाँ पर क्या चीज है कि जैसे पता है एफआईएस ने क्यों बेचा, ये समझना जरूरी है। क्योंकि शायद उनके पास अप्रैल मिडिल में से ही जो खबर आ रही थी कि गवर्नमेंट की वापसी, एनडीए की वापसी उतनी अच्छी नहीं दिख रही है, शायद उन्होंने अपने आप कुछ एग्जिट ओपिनियन पोल्स को कमीशन किया होगा। उनको कुछ खबर आई कि शायद अब की बार 400 बार जो बात हो रही थी शायद वो नहीं होगी। तो वो कितना हद तक गिर सकती है, क्या गवर्नमेंट कोलिशन में बहुत वीकेंड कोलिशन लगेगी, एक खिचड़ी गवर्नमेंट आएगी, ये डर था। तो उन्होंने इंडिया से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया। तो ये भी एक बात, जब आप बेचने की बात करते हैं ना, सब सोचते हैं कि वो निकल रहे हैं एक डर के मारे, नहीं। उन्होंने दिसंबर में, आपको याद होगा, 70,000 करोड़ एफआईएस ने निवेश किया था इंडियन मार्केट में, जस्ट आफ्टर असेंबली रिजल्ट, जहां पे 3 हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स में बहुमत मिली थी बीजेपी को। तो उस कॉन्फिडेंस के पीछे 70,000 करोड़ आया था, मार्केट भी बहुत चली। तो जब अप्रैल में आपको थोड़ी सी दिक्कत की कोई खबर आने लगी, तो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया। अब जो प्रॉफिट बुक करता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने पैसे को, बट फ्रेश पैसा आता है तो वापस रीडिप्लॉय करता है। तो मौका अभी है कि जून 4 के बाद एक क्लैरिटी आ गई, तो भले ही ये कोलिशन का गवर्नमेंट है, स्टिल भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का कंट्रोल इस गवर्नमेंट के ऊपर होगा, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 10 साल से एक कैपेक्स ओरिएंटेड, ग्रोथ ओरिएंटेड, रिफॉर्म ओरिएंटेड रहा है। और अभी तक जो खबर आ रही है उसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है कि क्या उतना पॉलिसी कंटिन्यूटी में कोई ब्रेक आएगी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप ये भी याद रखिए, एक पार्टी जो लार्जेस्ट पार्टी है, भले ही उसको बहुमत न हो,
जैसे नरसिम्हा राव जी के गवर्नमेंट या मनमोहन सिंह की पहली टर्म में, तभी आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म से लेकर स्टॉक मार्केट की बढ़त भी बहुत तेजी से हुई थी। तो फॉरेनर्स देख रहे हैं कि क्या एक पार्टी अपना ज्यादातर मानते हैं कि थोड़ा बहुत कोalition धर्मा के लिए इधर उधर कुछ रेवेन्यू में खर्चा, कुछ रिएलोकेशन करना होगा, मगर ऐसी बात नहीं है कि वो एक डायरेक्शन को बदलेगा। तो मेरे ख्याल में ये रीइंफोर्समेंट ऑफ कॉन्फिडेंस जो हो गया, तो जिन्होंने भी प्रॉफिट बुक किया वो वापस आ रहे हैं। बस इस 2 महीने में म्यूचुअल फंड्स को बहुत मौका मिला है, क्योंकि ये एफआईएस ने 50,000 करोड़ बेचा, तो जो स्टॉक्स वो बेच रहे थे हमने खरीदा। तो बात यह है। सेकंड बात क्या है कि आपने 20,000 करोड़ की जिक्र की। अब वो 20,000 करोड़ में 10,000 से ज्यादा करोड़ मिड एंड स्मॉल कैप में आ रहे हैं। तो आप इसीलिए देखें तो कंटिन्यूएशन ऑफ द रैली इन मिड एंड स्मॉल कैप हो रहा है। तो अभी भी रिटर्न्स देके 1 महीना 3 महीना का मिड एंड स्मॉल कैप का बेहतर है लार्ज कैप। बट ओवर द नेक्स्ट 3 मंथ्स जैसे ये एफआई की वापसी और तेजी पकड़ती है, इसमें बजट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हाथ होगा, क्योंकि यो भी जो एफआई सोच रहे हैं क्या बजट में वो सही तरह से दिखेगा कि एक पॉलिसी कंटिन्यूटी और स्ट्रांग रिफॉर्म ओरिएंटेशन। अगर वो साफ दिखा, और फिजिकल डेफिसिट का इस साल का तो मेरे को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने भी 2 लाख करोड़ का डिविडेंड दे दिया गवर्नमेंट को, मगर अगले साल जी वाला प्रोजेक्ट फिजिकल डेफिसिट वो भी जी ठीक सर। ठाक अगर कहते हैं तो एफआईएस की फ्लोर और मजबूत बढ़ सकती है। तो उस हालत में मैं थोड़ा और नैरोइंग बिटवीन मिड एंड स्मॉल कैप की वैल्यूएशन और लार्ज कैप में थोड़ी नैरोइंग देख। जी आपने अपना नज़रिया मार्केट्स पे तो बताया, पर जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा सा आप नैरो डाउन करने का जिक्र कर रहे हैं, साथ ही अब जब एफआईआईज आ रहे हैं तो क्या आप डीआईआईज थोड़े से सेलिंग मोड या फिर प्रॉफिट बुकिंग मोड पे आ रहे हैं? क्योंकि देखिए एक बजट का ट्रिगर नियर टर्म है, उसके अलावा हम देखें तो अर्निंग्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो अब ये जो थीम्स हैं वो अब कैचअप करती हुई नजर आएंगी जब हम इलेक्शन से बाहर निकल गए हैं। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे आपको लगता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, या कौन से ऐसे आइडियाज़ हैं जो अभी भी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं? मुझे याद है जब पिछली बार आप हमारे साथ जुड़े थे तो आप इंफ्रा थीम पे तब भी बुलिश थे सिलेक्टिवली, तो क्या वो थीम कंटिन्यूड है? ठीक है, शॉर्ट टर्म में जरूर कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि एक बात है कि करीबन समझिए कि मैन्युफैक्चरिंग साइकिल ज्यादातर मिडिल स्मॉल कैप में चलती है। और हाल में आपने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग साइकिल वाले एनएफओस ने बहुत ढेर सारा पैसा इकट्ठा किया है, वो अगले 3-4 महीने में डिप्लॉय होंगे मार्केट में। क्योंकि एक फंड हाउस ने करीबन 10,000 करोड़, फिर दूसरे फंड हाउस ने कुछ 3,000-4,000 करोड़, मेरे ख्याल में 15-20 हजार करोड़ मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड साइकिल, बिजनेस साइकिल फंड्स भी आए हैं, जिसका पैसा अगले 6 महीने के अंदर इसी क्षेत्र में डिप्लॉय होना है। यानी आपको वहां पे मिड एंड स्मॉल कैप के लिए बाइंग सपोर्ट जरूर मिलेगी, और खास करके इंफ्रा रिलेटेड सेगमेंट्स में। तो आपको पी रेशो के खिलाफ आप देखेंगे तो शायद वो महंगी लगेगी, क्योंकि ये एक सिक्लिकल कंपनियां होती हैं, जहां पे उनका सेल्स अगर 10% बढ़ता है तो प्रॉफिट्स 30-40% बढ़ सकते हैं, पर गिरवाट में भी वो होता है। तो इसलिए ये सिक्लिकल कंपनी में आप एक ट्रेडिशनल वैल्यूएशन की टूल्स को ट्रेलिंग पी या 1 ईयर फॉरवर्ड पी से आप जज नहीं कर सकते। 1 ईयर फॉरवर्ड पी में ये महंगी लग रहे हैं, मगर अब अगर आप अपना रुझान को 3 से 5 साल में लगेंगे तो इंफ्रा में कहूंगा कि 1 ईयर में शायद एक्सपेंसिव लग रही है, 3 से 5 साल में मेरे ख्याल में मोर रीजनेबल है। फिर भी प्रॉफिट बुकिंग कब होगा कि इनके अंदर थोड़ा रोटेशन होगा कंपनीज के अंदर, क्योंकि जब ऑर्डर्स रिलीज होती है बड़े कंपनियों की और जो 3-4 छोटे कंपनी उसके लिए बिड करते हैं उस टेंडर के अंदर या आरएफपी के अंदर, तब एक को मिलेगा ऑर्डर, चाहे दो को नहीं मिलेंगे, थोड़ा रीएडजस्टमेंट विद इन द सेगमेंट होगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल में प्रॉफिट बुकिंग होगा विद इन द सेगमेंट, बट रीडिप्लॉय होगा उसी सेगमेंट में, क्योंकि अल्टीमेटली डोमेस्टिक ग्रोथ और डोमेस्टिक फ्लोज दोनों उसी क्षेत्र में आ रहे हैं, तो इसलिए वहां पे सपोर्ट रहेगी। मगर वैल्यूएशन की गैप की नैरोइंग मैंने कहा इसलिए नहीं कि गिरावट होगी इंफ्रा या इसमें, बट क्योंकि बढ़त होगी लार्ज कैप में, क्योंकि एफआईएस जब जबरदस्त वापसी करते हैं वो तो लार्ज कैप इंडेक्स के अंदर वहां पे 30-35% आपको बैंकिंग का शेयर का एक हिस्सा होता है। फिर जैसे आपने बड़ी कंपनी की जिक्र की, उसका भी एक बड़ा शेयर होता है इंडेक्स में। तो नेचुरली एक ब्रॉड बेस्ड बाइंग सपोर्ट एफआईएस के थ्रू आकर आपको दोनों लार्ज कैप और मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट दोनों में आपको एक बढ़त दिखेगी और गैप नैरो होगा। मगर सेक्टर वाइज आपने पूछा था मुझे, तो मुझे अभी भी कंजम्पशन सेक्टर में
एक वैल्यूएशन का पोटेंशियल दिख रहा है अपसाइड का, क्योंकि नंबर्स अगर अच्छे आएंगे कंजम्पशन के अंदर, ऑटो सेक्टर लीजिए, हाउसिंग लीजिए, डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लीजिए, वहां पे उतना बढ़त नहीं हुआ है जितना इंफ्रा रिलेटेड पैक में हुआ है। थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट अगर आपको चाहिए तो मैं कहूंगा कि कंजम्पशन बहुत बढ़िया एक कंफर्ट अभी भी दिख रहा है, थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम उसको देना पड़ेगा बस। जी ठीक है सुनील सर, आपसे जितना पूछा जाए उतना कम है। आप नॉलेज के भंडार हो, इसलिए 2 ही क्वेश्चंस में हमको जितना पता कर सकते थे हमने आपसे पता कर ही लिया। अब थोड़े समय की दिक्कत है, नहीं तो आपसे और भी हम क्वेश्चन कंटिन्यू करते सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमारे लिए समय निकाला, अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक ही साथ ही मिल जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मैं हूं